हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ड्रैग डेल्टा फंक्शन। और ये टॉपिक काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है एक टाइप का जनरलाइज फंक्शन है जिसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस पाउली ड्रैग नाम के एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है इसका यूज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है इसका डेफिनेशन किस टाइप से होगा, हम किस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। तो जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन होता है ये बहुत कम टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो एवरीवेयर जीरो रहेगी, प्रत्येक जगह पे इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, बाकी जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। जैसे समझने के लिए हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रैग डेल्टा फंक्शन को। अब यहाँ पे हमने ले लिया x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जहाँ पे x की मैं अगर कोई भी वैल्यू लूँ, अगर मान लिया x हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर x की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है, तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूँ, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कुछ भी है 1 2 3 4, तो इस पॉइंट के ऊपर जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू कितना है, ड्रैग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर जीरो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है इसकी प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू वो जीरो रहेगी और एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर मैं x इक्वल टू जीरो के ऊपर देखूँ, x इक्वल टू जीरो कहाँ है, इस पॉइंट, ये पॉइंट x इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट के ऊपर जो डेल्टा x है ड्रैग डेल्टा फंक्शन इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इनफाइनाइट है, बाकी के जितने भी पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इस ड्रैग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है डेल x इसकी वैल्यू जीरो है। कब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो ड्रैग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। और अगर ड्रैग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं x की वैल्यू जब जीरो थी तो यहाँ पे जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, इनफाइनाइट थी। इनफाइनाइट का मतलब वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी। और जब x की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस टाइप से हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करके बता सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको डिफाइन करना है तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, डेल एक्स ड्रैग डेल्टा फंक्शन इक्वल टू इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये इनफाइनाइट होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। x इक्वल टू जीरो कहाँ है, ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू जीरो हो, तो इस पॉइंट के ऊपर ये इनफाइनाइट है। और जीरो की बात करूँ तो x जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसके ऊपर ये क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रैग डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है वो बहुत कम टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जब x की वैल्यू जीरो है सिर्फ उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। ओनली x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन से हम किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमने एक स्फीयर मान लिया और इस स्फीयर में यहाँ पे एक ये सेंटर है और इस सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज मान लिया। पॉइंट चार्ज क्या मान लिया, प्लस क्यू। हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज मान लिया, हमने बोल दिया प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज, और इसका जो रेडियस है वो r है। और ये जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर जो r की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस सरफेस का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखूँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस। टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज ले रखा है वो कैसा है, हम पॉइंट चार्ज ले रखा है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज की अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम ऑफ पॉइंट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम ऑफ पॉइंट चार्ज जीरो होगा तो P इक्वल टू क्यू बाय जीरो, यहाँ पे V इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज होता है उसका वॉल्यूम हम जीरो लेके चलते हैं। तो जो रो है, रो की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रो ऑफ r है, रो इज द फंक्शन ऑफ r, उसकी वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट कब है, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू कब है, जब r इक्वल टू जीरो हो। मतलब r इक्वल टू जीरो कहाँ है, जहाँ पे ये पार्टिकल रखा उस पार्टिकल के ऊपर r इक्वल टू जीरो है। और जब r इक्वल टू जीरो है तो जो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और जब r इक्वल टू नॉट जीरो है उस टाइम पे जो रो है वो कितना रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं।
या फिर हम ये बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक बॉक्स है, हमने मान लिया ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में यहाँ पे हमारे पास कहीं पे एक पार्टिकल रखा है और हमने उस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लिया। ठीक है, हमें पक्का पता है कि पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। तो बाकी अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ के इस पार्टिकल को कहीं पे ढूंढूं तो इस पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट की अगर ऊपर ढूंढूं मैं तो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0। हर जगह पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना रहेगी, 0 रहेगी। छोड़ के सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अदरवाइज बाकी सब जगह पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम डिफाइन करने के लिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसका ग्राफ किस टाइप से प्लॉट किया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ हम कुछ इसी टाइप से ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये मैक्सिमम होगा, और x की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 0 होगी तो इसकी वैल्यू, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। मतलब x इक्वल टू 0 है तो ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको ग्राफ को ड्रॉ करने की बात आती है तो ये अब इम्पल्सिव नेचर का होता है। इम्पल्सिव नेचर मतलब कुछ इस टाइप के नेचर का होता है। ये हमने मान लिया यहाँ पे x इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो ये कुछ इस टाइप के नेचर का होगा। इस टाइप का ग्राफ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसकी ये जो विड्थ होती है, विड्थ इसकी कितना होगी, 0 होगी। जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है उसकी जो विड्थ होगी वो कितना होगी, 0 होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। तो जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ये जनरलाइज फंक्शन इंट्रोड्यूस बाय फिजिसिस्ट पाउली ड्रैक। तो एक टाइप का जनरलाइज फंक्शन है जिसको इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पाउली ड्रैक नाम के एक फिजिसिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू मॉडल the density of an idealized point mass और points charge को डिफाइन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पता करने के लिए भी हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है एज ए फंक्शन इक्वल टू 0 एवरीवेयर। अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रत्येक जगह पे 0 है, एक्सेप्ट 1 पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू हो वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत हाई वैल्यू, बाकी सब जगह इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, and whose integration over the entire real lines is equal to 1। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये कितना होगा, 1 होगा। ये इसकी जो प्रॉपर्टी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व 1 होगा। मतलब अगर मैं उस बॉक्स के अंदर, हमने ये जो बॉक्स लिया है इस बॉक्स को अगर मैं -∞ से लेके +∞ तक इसका इंटीग्रेशन कर दूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, 1 होगी। इस चीज़ को ये डिफाइन करके बताता है। तो इससे अगले सेक्शन में हम इसको ही कंटिन्यू रखेंगे, पर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एरिया अंडर द कर्व वो कितना होगा, वो यूनिटी होगा, वो 1 होगा। इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ डेल एक्स बोले तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर -∞ से +∞ तक मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो पार्टिकल के मिलने की या पार्टिकल के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 1 होगी पूरे स्पेस के अंदर। लाइक हमने जो बॉक्स लिया, बॉक्स में पार्टिकल मान लिया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ -∞ से +∞, तो इस बॉक्स में जो पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, 1 होगी। पार्टिकल सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर हमें मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 1 फॉर ऑल स्पेस। इस स्पेस में पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, 1 होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमने मान लिया हमारे पास ये एक कर्व है, ये जो वाई डायरेक्शन में है हमने मान लिया डेल एक्स और ये एक्स मान लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये मान लिया, यहाँ से ये x इक्वल टू 0 है। 0 से इस तरफ का जो एरिया है वो हमने a मान लिया, और इस तरफ का जो एरिया है वो भी कितना मान लिया, a। और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितना मान लिया, 1/2 a। अगर मैं इसका यहाँ से एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर इसकी विड्थ देखो तो विड्थ कितना हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना हो जाएगी, 2a। और हाइट कितना है इसकी, 1/2, तो 1/2 a। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना देखी, यहाँ पे 1 देखी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डेल ब्रैकेट के एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/k का जो k का मोड हो जाएगा डेल एक्स, मतलब जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा।
इस प्रॉपर्टी को हम स्केल चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। उसके बाद हम लेके चलते हैं जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है वो नेगेटिव है, तो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं, डेल एक्स के बराबर लिख सकते हैं, और ये क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे। अब हम बात करते हैं ये इवन फंक्शन कैसे होंगे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ जो ड्रॉ किया था, ग्राफ में क्या ड्रॉ किया था, कुछ इस टाइप का हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे डेल एक्स है और यहाँ पे एक्स है। तो हम यहाँ पे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की क्या पॉजिटिव वैल्यू भी है और एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी है। तो जब एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो, दोनों वैल्यू में जो डेल्टा एक्स है उसकी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, सब के सब हमारे पास इवन फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी सब आपको याद रखनी पड़ेंगे एग्जाम में। तो ये जो डेल एक्स है वो डेल माइनस एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को क्या ड्रैग डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वो 0 आएगा हमेशा। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने ड्रैग डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अब 0 के इक्वल कैसे आएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो जो डेल x है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जब डेल x इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम फोर्थ प्रॉपर्टी से ही लेके चलेंगे। अगर मैं इसका टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगा देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब इसका ये यू मान लिया, ये वी मान लिया, यहाँ पे इसका करेंगे तो डेल एक्स यहाँ पे प्राइम। ठीक है, प्राइम यहाँ पे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे हमने एज इट इज रखा, सेकंड का हमने डिफरेंशिएशन किया, प्लस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड एज इट इज एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ से डेल प्राइम एक्स की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाय एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको अगर हम दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो कुछ इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल प्राइम एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल एक्स प्राइम के इक्वल हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं, ये ओड फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो वो ओड फंक्शन के बराबर ही आएगा। सॉरी, इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो वो ओड फंक्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, अगर हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन की अगर यूनिट देखने लग जाएं तो लेंथ इनवर्स, यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी लेंथ इनवर्स। ठीक है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद फोर्थ जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी आपको याद रख के चलनी है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम डेल एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक्स माइनस ए और डी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा, लिमिट एज इट इज रहेंगी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रख के चलनी पड़ेगी। तो ये था हमारे पास ड्रैग डेल्टा फंक्शन। आई होप आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया था, वो पॉइंट भी मैं बता देता हूँ कि हमें ड्रैग डेल्टा फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से हमें इसका आइडिया मिला। तो जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को सोल्व करते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी और डेल डॉट ए और डी। जब हम इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे सोल्व करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू r बाई आर स्क्वेयर ले लूँ, इस कंडीशन मतलब यहाँ पे ये जो a है, a की वैल्यू मैंने ले ली r बाई आर स्क्वेयर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ और दोनों को सोल्व करूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों की इक्वल नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व किया जाएगा ये वैल्यू रख के, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो LHS की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 4 पाई के इक्वल। ये हम मैथमेटिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और जो राइट हैंड साइड को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल डॉट ए इक्वल टू 0 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आती।
तो इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो गलत है, नहीं, मतलब वो गलत नहीं है, पर यहाँ पे हमने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर है वो आर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं। और ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया था और उसकी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली थी, वो सब यहीं से आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू।